हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं साइंस का प्रीवियस क्यूज। तो आपका ये वीडियो लाइव होने वाला है, तो जो भी लाइव हमारा दिख रहा है आके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए कुछ देरों में क्या है, क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे बगल में क्या है दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए जिनको ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और तो चलिए जिसको भी ज्वाइन करना है धीरे धीरे ज्वाइन तो करेंगे ही, लेकिन हम अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्यूज है, साइंस का आज है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। आराम से हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है और इसको हल कैसे करना है। तो आपको यहाँ पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे कथन है कि विमानपत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थों यानी नारकोटिक्स की पहचान क्या। अच्छा, सब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। फिर है वर्षन का मॉनिटरिंग। तीसरा है पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ठीक है, या ट्रैकिंग। यहाँ पूछ रहा है क्या, आप यहाँ देख सकते हैं, ये तीनों हमने पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों में रेडारों का उपयोग किया जा सकता है। तो उपरोक्त में कौन कौन सा है फिर से देखते हैं। कह रहे विमानपत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वावक पदार्थों यानी जिसको नारकोटिक्स बोलते हैं की पहचान। फिर है वर्षन का मॉनिटरिंग। तीसरा है पशुओं के पास प्रवास पर नजर रखना, ये ट्रैकिंग, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना है कि विमान में कोई यात्री के पास नारकोटिक्स है या नहीं है उसकी जांच रडार नहीं करता है, ठीक है। उसकी जांच जो है रडार नहीं कर पाता है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला गलत। लेकिन दूसरा है वर्षन का मॉनिटरिंग, पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ये सब रडार कर सकता है। तो केवल दो सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा हम रुकेंगे, तब तक आप इस पे क्या है दिमाग लगा सकते हैं। चलिए जितना देर में हम पढ़ते हैं उतना देर में आप इसका आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित विमानों पर विचार कीजिए। पहला है राफेल, दूसरा है मिग 29, तीसरा है तेजस MK1। उपयुक्त में से कितने पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। तो ये तीनों क्या पांचवी पीढ़ी के हैं, उसके अनुसार केवल एक, केवल दो, सभी, कोई नहीं, ऐसा आंसर हमको क्रिएट करना है या ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं। राफेल है तो ये माना जाता है 4.5 पीढ़ी का, ठीक है। मिग है जो चौथी पीढ़ी का है, तेजस भी चौथी पीढ़ी का है। इस तरह से पांचवी यदि पूछ रहा है तो पांचवी पीढ़ी का ये तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप तब तक इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे तीन कथन क्या क्या है। रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी, तो ये सही है। रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी करने के लिए हाइड्रोजेल क्या होता है, एक तरह से वो आर्द्रता को अपने में क्या करता है, होल्ड करके रखने का काम करता है। तो ये हाइड्रोजेल जो है रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी करता है। दूसरा क्या है, चल वातानुकूलन प्रणाली में भी ये उपयोग होता है, ठीक है। औद्योगिक स्नेहकों का विरचन, औद्योगिक स्नेहक के रूप में, ठीक है। और बहुत सारा जो फैक्ट्री में बड़े बड़े मशीन है उसमें स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी कथन सही है, यहाँ पे सारा सही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ भी करेक्ट होगा। चलिए आज ये आते हैं चौथा नंबर पे। कला निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित ईंधन से इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक पाइप उत्सर्जन है। तो पहले समझना है कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है। तो अब ऐसे क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन आ गए हैं जिसमें हाइड्रोजन से ईंधन पैदा किया जाता है। तो हाइड्रोजन से ईंधन को जलाने के लिए मदद कौन करता है, और दूसरा पेट्रोल डीजल भी रहता है तो वहां भी ऑक्सीजन ही यूज होता है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ जा रहा है, O2। तो जो निष्कासन होगा, ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल का जब यूज करते हैं तो प्रदूषण के रूप में बहुत सारा क्या है, धूल, गंध, ये सब निकलता है। लेकिन यहाँ क्या निकलेगा, जल वाष्प निकलेगा, मतलब कि H2O निकलेगा, ऑप्शन डी। यहाँ भी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है। क्या है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में किया जाता है। यहाँ 4 ऑप्शन है, पहले पढ़ लेते हैं फिर आंसर की बात करेंगे, तब तक आप अपना आंसर कमेंट में बता सकते हैं। कर सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकियां, क्या ये सही है इसके लिए मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर के लिए। फिर है औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकियां, तीसरा है टीका या वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकियां, डी है अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियां। तो ये जो होगा यहाँ भी ऑप्शन डी ही हो जा रहा है, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा प्रायः होता है अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी में, ठीक है। जो भी सीवेज ये सब का पानी है उसको क्लीन करने के लिए मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर फिल्टर का यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ कथन 1 और कथन 2 है, ठीक है। कर वायुमंडल स्थलीय विकिरण की तुलना में आगमिक सौर विकिरण से अधिक गर्म होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, वायुमंडल स्थलीय विकिरण की तुलना में, स्थल से जो निकलने वाला विकिरण है उसकी तुलना में सौर विकिरण जो डायरेक्ट आता है रेडिएशन के माध्यम से उससे गर्म होता है। क्या ये कथन सही है। तो डायरेक्ट आने वाले रेडिएशन से वायुमंडल गर्म नहीं होता है, पहला गलत है। दूसरा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो क्या होता है, जब डायरेक्ट रेडिएशन आता है पृथ्वी को वो गर्म करता है, पृथ्वी से फिर जो रेडिएशन निकलता है वो दीर्घ तरंग होता है और दीर्घ तरंग को होल्ड करता है कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैस ओजोन ये सब, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरा कथन सही है। पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। इस स्थिति में कथन वाले क्वेश्चन का आंसर देना आसान होता है कि आप एक जल्दी 100% श्योर ढूंढ लिए, ठीक है, कि गलत है, तो इसका आंसर बनाना आसान होता है। क्या है, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। ऑप्शन डी यहाँ भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ज्वालखंड समी अवशेष, राख और धूल, फिर है नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक। देखिए ये क्या है, क्वेश्चन जो है 2024 के पीवाईक्यू में आया था और संयोग बस जो भी क्वेश्चन यहाँ मैंने 10 सेट किया है, आंसर तो हमने देखा नहीं था उस वक्त, लेकिन अब जब हम इसको यहाँ पे आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं या बना रहे हैं तब सबका आंसर लगभग क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है। आगे का 2 का आंसर हो सकता है चेंज हो। तो चलिए ठीक है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ज्वालखंड समी जिसको पायरोक्लास्ट अवशेष बोलते हैं, दूसरा है राख और धूल, तीसरा है नाइट्रोजन यौगिक और चौथा है सल्फर यौगिक। उपरोक्त में से कितने ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद हैं। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से क्या क्या निकलता है। तो सबसे पहले ज्वालाखंड समी, ये क्या होता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ा रहता है, उसमें धूल गंध ये सब रहता है, तो उसी को बोलते हैं ज्वालखंड समी। नीचे भी है राख और धूल, तो ये भी निकलता है, नाइट्रोजन यौगिक निकलेगा ही, सल्फर यौगिक। तो सभी 4 यहाँ भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 9वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आप तब तक आंसर बता सकते हैं। कर चट्टानों, यही देखिए क्या है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन जहाँ 3 कथन है उसी को इंटरप्रेट करके यहाँ पे निकालना है। कर चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। तो वर्षा के कारण चट्टान तो अपक्षय होता है, तो पहला कथन तो सही है, इसको टिकअप करके रखते हैं, ठीक है, फिर से टिकअप करके रखते हैं। दूसरा है वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन में विद्यमान होता है। तो वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड तो घुल ही जाता है, ठीक है, जो वायुमंडल में उपस्थित है। फिर वर्षा जल में वायुमंडल ऑक्सीजन विद्यमान होता है, तो ऑक्सीजन भी वायुमंडल में है, वो भी वर्षा जल के साथ घुल जाता है। ये तीनों कथन तो सही है, बट अब कथन देखना है आखिर कैसे करना है। क्या कह रहा है, कथन 2 और 3, ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा बड़ा हो गया उससे नहीं देखना है। अरे कथन 2 और 3 दोनों सही है, तो ये तो बात है कि सही है। आगे है, और दोनों कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। अब कह रहा है कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है, तो चट्टान का अपक्षय तो वर्षा के कारण होता है, लेकिन आखिर किस कारण से होता है। तो चट्टान क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन से भी रिएक्शन कर सकता है, दोनों से रिएक्शन करने के कारण चट्टान टूट सकता है। तो क्या हो जाएगा, कथन 2 और 3 दोनों तो सही है,
और दोनों कथन एक का क्या है, सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। क्वेश्चन को इस तरह से इसको देखना था, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है यह एक गैस जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। तो जल वाष्प, ठीक है, जल वाष्प की जो मात्रा है क्या ऊंचाई बढ़ने के साथ घटता है? तो हाँ, घटता है। क्यों घटता है? जैसे जैसे ऊंचाई होता है क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। टेम्परेचर घटता जाता है तो वेपोराइजेशन कम होगा, वेपोराइजेशन कम होगा, इसके कारण क्या होगा, वायुमंडल में जो जल वाष्प होंगे वो कम होंगे और सतह के पास आसपास के एरिया में क्या होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, जल वाष्प ज्यादा होगा। तो ये पहला कथन सही हो गया। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। तो दूसरा कथन गलत है, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम नहीं होता। अब ध्रुव है तो वहां पे ठंडा ज्यादा है, तो इस स्थिति में आपको लगता होगा कि पानी की मात्रा वहां ज्यादा है तो वहां ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा या वह ज्यादा जलवाष्प होगा। लेकिन क्या है, वहां पे तापमान कम होने के कारण क्या है, वाष्पीकरण कम होता है, जिसके कारण ह्यूमिडिटी नहीं होता है। ठंड के मौसम में वही बात होता है, शरीर जो है रूखा रूखापन सा हो जाता है, उसका कारण भी वही होता है, ह्यूमिडिटी यानी जलवाष्प की मात्रा कम होता है, पसीना भी नहीं निकलता। नहीं पसीना निकलने के कारण वो है। ठीक है, चलिए इस पर ज्यादा बहस नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज 10 क्वेश्चन देख लिया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार से सपोर्ट मिलता रहा तो आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर आता रहूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।